अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बड़े अहम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स को किसने दरियाफ्त किया और न्यूक्लिक एसिड्स कितनी तरह के हैं और कहाँ कहाँ पर हमारा इनके साथ पाला पड़ता है। तो चलें, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते, बोर्ड पे आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या चीज़ें हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, हम आज के अपने लेक्चर पे आ रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में एक बात जहन में रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड्स हर जिंदा सेल के लाजमी जुज हैं। ये हमारे जिस्म में मौजूद हर सेल का लाजमी हिस्सा है। ये पहली बात जहन में रखिएगा। आप सबसे पहले इसके नाम पे गौर कीजिए अजीज तलबा तालिबात। लफ्ज़ है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक का लफ्ज़ इसलिए दिया गया क्योंकि पहली मर्तबा इनको सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर से निकाला गया, इसलिए ये नाम न्यूक्लिक। और लफ्ज़ एसिड्स क्यों दिया गया है अजीज तलबा तालिबात? लफ्ज़ एसिड्स इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी एसिडिक नेचर होती है। तो एसिडिक नेचर की वजह से इनके नाम के साथ एसिड का लफ्ज़ आता है और न्यूक्लिक का लफ्ज़ इसलिए आता है क्योंकि पहली मर्तबा इनको न्यूक्लियस के अंदर से निकाला गया था। बहरहाल इनकी तारीफ बड़ी सादा सी है कि ये हर जिंदा सेल के लाजमी जुज हैं। हर जिंदा सेल के अंदर ये लाजमन पाए जाते हैं। अजीज तुलबा तालिबात, अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की कॉम्पोजिशन देखना चाहें, अगर हम देखना चाहें कि ये किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इसकी कॉम्पोजिशन बहुत ही आसान है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो पहले ही ये टॉपिक आता होगा। कॉम्पोजिशन के अंदर याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बने हैं और उनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बने हैं। अजीज तलबा तालिबात, जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने देखा कि लाजमी जुज या छोटा एक हिस्सा उसका ग्लूकोज है, फिर हमने प्रोटीन्स पढ़ा कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, फिर हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा कि वो फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आम तौर पर दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो मिलकर डीएनए बनाते हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो मिलकर आरएनए बनाते हैं। तो जो डीएनए बनाते हैं उनको कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और जो आरएनए बनाते हैं उनको कहा जाता है कि वो कौन है, राइबो न्यूक्लिक या राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर तक इसकी वजाहत भी कर देता हूं कि इनको हम ये नाम क्यों देते हैं। अलबत्ता याद रखिएगा कि डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों को ही मिला के न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दिया जाता है। तो पहली बात ये अपने दिमाग में बिठा लें कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इसके अंदर बेसिकली, इसके अंदर असल में शुमार किसका होता है, डीएनए का शुमार होता है और आरएनए का शुमार होता है। अब अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स का जायजा लेते हैं ना अजीज तलबा व तालिबात, तो याद रखिएगा ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये भी आगे से कुछ यूनिट से मिलकर बने हैं। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं अजीज तलबा व तालिबात, तो याद रखिएगा ये तीन चीज़ों से मिलकर बने हैं। इसमें एक होती है राइबोस शुगर, इसमें एक राइबोस शुगर होती है। और आपको पता होना चाहिए अजीज तलबा व तालिबात के राइबोस 5 कार्बन की शुगर है, तो आप इसको पेंटोस भी कह सकते हैं। राइबोस शुगर की एक साइड के ऊपर जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। मैं अभी इसकी एक शक्ल भी बना के आपको दिखाता हूं।
एक तरफ जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, जबकि इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइट्रोजन वाली एक बेस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ अजीज तुलबा तालिबात कि न्यूक्लिक एसिड, हमने बात की कि वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड आगे से 3 चीजों से मिलकर बनता है। ये मैं आपको एक शक्ल बना के मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए अजीज तुलबा तालिबात, आप इसको फर्ज कर लीजिए कि ये है दरमियान में पड़ी हुई शुगर। आप इसको कह लीजिए कि ये है राइबोस शुगर। पेंटोस भी कह सकते हैं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा अजीज तुलबा तालिबात, इसमें यह होगा कि यहां पर किसी एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा PO4, ये लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। तो किसी एक तरफ हमें फॉस्फेट ग्रुप नजर आता है, जबकि दूसरी जानिब हमें नाइट्रोजन से बनी हुई बेस जुड़ी हुई नजर आती है। तो अजीज तुलबा तालिबात, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और इस तरह के जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे ना, तो इनके जुड़ने से क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। तो अजीज तुलबा तालिबात जरा देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से जुड़े होते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी शक्ल जो है इसकी तब्दील करने जा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, हम यूं करके, मैं आपके सामने, ये सिर्फ मेरा मकसद आपको समझाना है, शक्ल थोड़ा सा बताना है। तो ये हम कह देते हैं कि ये है इसकी शुगर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जो शुगर है ना, इसकी शुगर की एक तरफ हम कहते हैं कि क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। तो मैं बच्चों फॉस्फेट को मैंने गोल दायरे से बना दिया, शुगर को इस शक्ल से दिखा दिया, और मैं आपको कहता हूं कि यहां पे करके जुड़ी हुई है बेस, और बेस को मैं इस शक्ल से बना देता हूं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, जरा गौर से देखिएगा अजीज तुलबा और तालिबात। इसकी जो बैकबोन होती है ना, इस मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जो एक धागा बनता है, उसकी जो बैकबोन होती है, याद रखिएगा, वो किसके दरमियान बनती है, शुगर और फॉस्फेट। यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, मैं इस जैसा एक और न्यूक्लियोटाइड आपके सामने बनाता हूं। तो देखिए, ये रहा एक और न्यूक्लियोटाइड, मैं यहां पर उस न्यूक्लियोटाइड को बना देता हूं कुछ इस तरह। ये मैंने बना दिया शुगर, उसके यहां पर मैंने बना दी बेस, और यहां पर मैंने जोड़ दिया फॉस्फेट ग्रुप। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं अजीज तुलबा तालिबात। तो मैंने यहां पर जोड़ दिया फॉस्फेट ग्रुप। इनकी लोकेशंस एग्जैक्टली क्या होती हैं, वो हम हतमी तौर पे क्या होती हैं, उनकी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। मैं अभी सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉस्फेट होता है और शुगर होता है। अब होता क्या है अजीज तलबा और तालिबात, कि यहाँ पर ये जो शुगर है ना, एक न्यूक्लियोटाइड, आप इसको न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 कह लो, और ये है न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। शुगर का यानी पहले न्यूक्लियोटाइड का शुगर मॉलिक्यूल दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ क्या कर लेता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। मैं यहाँ पे फोर्स बनाने की बात नहीं कर रहा, बाकायदा कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इन कोवलेंट बॉन्ड्स को भी बड़ी क्लास में जाके आप पढ़ेंगे कि इनको फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह ये पहले वाले का फॉस्फेट ऊपर किसी और शुगर के साथ जुड़ा होगा और ये दूसरे वाले का यहाँ से किसी और के साथ जुड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते चले जाएंगे, और जब बेतहाशा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक चेन की सूरत में आ जाते हैं, और उस चेन को हम नाम देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि उसमें बेतहाशा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं, लिहाजा उस चेन को हम नाम देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से ये पूरी की पूरी चेन जो है वो बनी होती है। चाहे आप डीएनए की बात करें, चाहे आरएनए की बात करें, दोनों के अंदर
चेन जो होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वो ऐसे ही बनती है। तो मैं पूरा नाम लिख देता हूं, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाम दिया जाता है। ये है आगाज या ये है तारीफ और ये है एक तारुफ न्यूक्लिक एसिड्स का। मैंने आपको बता दिया कि उनको पहली मरतबा न्यूक्लियस से निकाला गया, एसिडिक नेचर रखते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनने हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का नाम है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। चाहे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हों या आरएनए के हों, वो एक जैसे ही होते हैं, तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। दरमियान में शुगर मॉलिक्यूल होता है, उसके एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक तरफ बेस होती है। एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह ये एक चेन बन जाती है और ये चेन आपस में जुड़ती चली जाती है और इस चेन को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अजीज तुलबा तालिबात, याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं। मैंने भी आपको वजाहत की है, एक का नाम है डीएनए और एक का नाम है आरएनए। तो अब हम अगले हिस्से में डीएनए को सबसे पहले पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है। पहले इसकी साख्त देखेंगे, उसके बाद इसके फंक्शन पर आएंगे और फिर हम आएंगे इंशाल्लाह आरएनए के ऊपर। तो चलें चलते हैं डीएनए की तरफ। तो बच्चों आते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की तरफ। इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और शॉर्ट फॉर्म इसकी है डीएनए। अजीज तुलबा तालिबात, याद रखिएगा कि डीएनए का जो मॉडल मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो जे वॉटसन और एफ क्रिक ने पेश किया। ये आज तक का उसका सबसे अच्छा मॉडल है डीएनए का, जो कि उसको समझाता है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ये मॉडल 1953 में पेश किया और सबसे अच्छा मॉडल आज तक डीएनए का यही समझा जाता है। अब मैं इस मॉडल के थोड़े से ख्वास आपको बताता हूँ, थोड़े से मैं इसके पॉइंट्स आपको बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, फिर हम इसकी साख्त देखते हैं कि क्या होगा। पहली बात, इस मॉडल के मुताबिक डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अजीज तुलबा तालिबात, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का से मुराद है कि उसके अंदर दो धागे पाए जाएंगे। अब वो दो धागे क्या हैं? ये जो मैं ऊपर पढ़ा कर आया हूं ना आपको कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पाई जाएंगी असल में। अब वो दोनों आपस में क्या हुई होंगी? लिप्टिंग होंगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों चेन्स जो ऊपर मैं पढ़ाकर आया हूं, दोनों चेन्स आपस में लिपटी होंगी। दोनों चेन्स आपस में लिपटी होंगी। अब ये कैसे लिपटी होंगी ये मैं अभी आपको समझाता हूं। इस मॉडल के मुताबिक इन दोनों चेन्स के दरमियान में बेस पेयर बनते हैं। मैं अभी ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाता हूं, अभी आप सिर्फ पॉइंट्स को देखते जाएं। बेस पेयर बनते हैं और वो बेस पेयर कैसे बनते हैं? एक चेन का बेस दूसरे चेन के बेस के साथ क्या कर लेता है? फोर्सेस बना लेता है, जिसकी वजह से वो पेयर कर लेता है। तो ये 3 पॉइंट बच्चों आपने ज़हन में रखने हैं। इसके मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब दो धागों के ऊपर है। आप उनको डबल हेलिकल भी कह सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी कह सकते हैं, दोनों अल्फाज ठीक हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जो कि दो चेन्स पर मुश्तमिल है। और मैं ऊपर समझा के आया हूं कि चेन की बैकबोन क्या है? चेन की बैकबोन है ग्लूकोज, दरमियान में शुगर मौजूद है, राइबोस शुगर और फॉस्फेट, ये बैकबोन बनाते हैं। और दोनों चेन्स आपस में लिपटी हुई हैं और उनके लिपटने की जो मेन वजह है वो मैंने बता दी कि बेस पेयर बनते हैं। अब अजीज तुलबा और तालिबात, मैं यहां पर आपको समझाने लगा हूं कि ये मामला होता किस तरह है, तो जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, मैं आपके सामने यहां पर दोबारा से वहां पर जो मैंने ऊपर बनाया वो मैं यहां दोबारा बनाता हूं आपके सामने। ये हो गया शुगर, ये लगा हुआ है फॉस्फेट और यहां पे लगा हुआ है बेस। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अच्छा, अब आप फर्ज कर लें कि यहां पर एक और फॉस्फेट आ गया और ये इधर से जुड़ा हुआ है शुगर के साथ
और शुगर यहां से किसके साथ जुड़ी हुई है, बेस के साथ। अच्छा अब देखिए कि मैं बताता हूं आपको कि ये यहां पर भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर भी ये जुड़ा हुआ है, और ये यहां पे किसी फॉस्फेट के साथ जुड़ा होगा, ये यहां पे किसी ना किसी शुगर के साथ जुड़ा होगा। ये देखें एक पूरा मैंने आपके सामने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दी है। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास यहां पर क्या होता है, एक और आ जाता है, एक और न्यूक्लियोटाइड चेन आ जाती है। मैं उसको यहां बनाता हूं। ये देखिए ये उसकी शुगर है, ये उसका फॉस्फेट है, और ये उसकी क्या है, बेस। इसी तरह यहां से यहां पे एक और फॉस्फेट है, वो आगे से एक और शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, और यहां पे उसकी बेस है। ठीक है, मैंने इसीलिए पहले इनकी शक्लें अलग कर दी थी ताकि अगर ना भी लिखा हो तो आपको समझ आ जाए। ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी और के साथ जुड़ा होगा, और यहाँ से ये किसी और के साथ जुड़ा होगा। अब देख सकते हैं अजीज तलबा तालिबात कि ये जो है ये असल में क्या बन रही है, एक पूरी धागे की एक पूरी की पूरी बैकबोन बन रही है। आप देख सकते हैं ये पूरी एक बैकबोन बन रही है, पूरा एक धागा बन रहा है। तो इसका मतलब है कि धागे की जो बैकबोन है, आप इसको ये आप कह लें कि ये हमारा धागा नंबर 1 है, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, और ये दूसरा है। ठीक है, तो आप देख लें कि पूरी बैकबोन किससे बनी है अजीज तलबा तालिबात, पूरी बैकबोन शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट सारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों आपस में कैसे लिपटी हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि जनाब इनमें बेस पेयर होते हैं, बेस पेयरिंग हो जाती है। कैसे, एक न्यूक्लियोटाइड चेन का बेस दूसरे के साथ क्या कर लेता है, फोर्सेस बना लेता है। और अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा यहां बॉन्ड नहीं बनता, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये नहीं भूलना आपने, आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरह ये बेस पेयर जो है वो भी आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। इस तरह क्या होगा कि दोनों धागे बेस पेयर बनाएंगे, और बेस पेयर बनाने के बाद एक दूसरे के साथ लिपट जाएंगे। और जब ये एक दूसरे के साथ लिपट जाएंगे अजीज तलबा तालिबात, तो हमारे पास जो इसका एक साख्त बनकर आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास जो इसकी साख्त आएगी ना, वो ये आएगी। ये एक स्ट्रैंड, और ये उसके अंदर दूसरा स्ट्रैंड जो कि लिपटा हुआ होगा। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स किससे बने हैं अजीज तलबा तालिबात, ये दोनों स्ट्रैंड्स बने हैं, मैंने आपको बता दिया इनकी जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट है। लेकिन ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं यूं बेस की पेयरिंग करके। ये बेस की पेयरिंग हुई, इसका बेस और यहां से इस धागे का बेस, इसका बेस और यहां से इस धागे का बेस। तो इस तरीके से ये आपस में क्या हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और ये जो जे वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का मॉडल था अजीज तलबा तालिबात, याद रखिएगा उन्होंने कहा था कि ये जो एक बल आपको नजर आ रहा है ना, ये एक बल, इसमें तकरीबन उन्होंने कहा था कि 10 बेस पेयर आमतौर पे पाए जाते हैं। ये नंबर चेंज भी हो सकता है, ये फर्क भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नंबर बताया था कि 10 बेस पेयर जो हैं वो एक टर्न के अंदर जो है वो हमें नजर आएंगे। तो ये है डीएनए का सबसे ज्यादा कबूल किया गया मॉडल, और यही स्ट्रक्चर, यही साख्त आज तक हम डीएनए की पढ़ते आ रहे हैं। तो डीएनए की साख्त तो हमने पढ़ ली, अब देखते हैं कि डीएनए का फंक्शन क्या है। अजीज तलबा तालिबात याद रखिएगा, डीएनए हमारे सेल के अंदर मौजूद जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है बच्चों को पता होगा कि हमारे जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है। याद रखिएगा जीन्स जो हैं, जीन जो है बच्चों याद रखिएगा, जीन असल में डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, उनके सीक्वेंस का नाम होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं ना, इसी का नाम असल में जीन होता है। ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वही है अजीज तलबा तालिबात, हमारी जिस्म से मुतल्लिक हर चीज की जो इंफॉर्मेशन है उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है। याद रखिएगा डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज होता है, यानी यहां पे हमारी सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। पहली बात, ये वही इंफॉर्मेशन है, ये वही सारी मालूमात है जो नस्ल दर नस्ल चलती है, और
जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारा बालों का रंग, हमारे स्किन का रंग, हमारी आंखों का रंग, हमारा ब्लड ग्रुप, ये सारी वो चीज़ें हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का हिस्सा हैं। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर हुई होती है? डीएनए के ऊपर जो है वो स्टोर हुई होती है। याद रखिएगा, ये जितनी भी हदायत है ना, इनको कहा जाता है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। इसको जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक हर चीज़ की मालूमात यहाँ पर मौजूद है और वो सारी की सारी डीएनए के ऊपर स्टोर हुई है। तो आप देख लीजिए कि डीएनए का कितना अहम फंक्शन है कि डीएनए ने ही ये फैसला करना है कि कौन सा जानदार कैसा होगा, और उसकी सारी मालूमात डीएनए के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा याद रखिएगा कि डीएनए जो है वो नए सेल्स बनाने में भी किरदार अदा करता है। क्योंकि याद रखिएगा, डीएनए के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगले सेल्स बनाने के लिए ज़रूरी होती है। तो डीएनए में जितनी भी नाइट्रोजनस बेसिस है उनकी तरतीब जो है वो नए सेल्स में प्रोटीन्स के बनने का तयन करती है। ये सबसे बड़ा फंक्शन था डीएनए का। एक और बड़ा फंक्शन मैं आपके साथ अब आपको पढ़ाने लगा हूं, वो है प्रोटीन बनाना। याद रखिएगा अजीज तलबा तालिबात, प्रोटीन्स को बनाना डीएनए का काम होता है। डीएनए बजाते खुद प्रोटीन नहीं बनाता, डीएनए बनवाता है। यानी प्रोटीन कैसा बनना है, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस कैसा होगा, कौन से अमाइनो एसिड को कहां पर जोड़ना है, ये सारा कुछ जो है वो डीएनए ने बताना होता है। प्रोटीन बनाना डीएनए का काम नहीं है। असल में आप कह लो कि ये बराह रास्त नहीं बनाता, ये इनडायरेक्टली बना रहा है, बराह रास्त नहीं है। असल में क्या होता है, जो डीएनए होता है अजीज तलबा तलबात, याद रखिएगा, वो डीएनए आरएनए को मैसेज भेजता है कि ये प्रोटीन बनाओ, और आरएनए आगे से उस प्रोटीन को बना देता है, याद रखिएगा। लेकिन देखिए पीछे से मैसेज कौन दे रहा है? डीएनए। और डीएनए के इसी फंक्शन की वजह से उसको कहा जाता है कि वो हमारे जिस्म का जीनियाती मादा है, हेरिडिटरी मटेरियल है वो, क्योंकि उसी ने ये फैसला करना है। और याद रखिएगा अजीज तलबा तालिबात, हमारा पूरा जिस्म प्रोटीन्स के ऊपर चलता है। तो अगर हमारे जिस्म में प्रोटीन्स डीएनए बना रहे हैं, इसका मतलब है हमारी जिस्म का पूरा के पूरा जो पीछे से हमारे जिस्म का कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? डीएनए के हाथ में। अगर हमारे जिस्म में कोई नाकस प्रोटीन्स बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बीमारी जो है वो हमें सामना करना पड़ सकता है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनती हैं प्रोटीन। मिसाल के तौर पे अमाइनो एसिड था ए के आगे हमने जोड़ना था बी के आगे हमने जोड़ना था सी के आगे जोड़ना था डी, लेकिन वहाँ पे गलती से जुड़ गया ई। तो अगर ये छोटी भी गलती हो गई तो इसमें हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में से हम एक बीमारी को, मैं आपका नाम, उसका नाम आपके सामने ले लेता हूँ, उसको सिकल सेल हीमोग्लोबिन का नाम दिया जाता है। और ये बीमारी आम तौर पे इसी वजह से होती है कि प्रोटीन बनाने में मसला आ जाता है। तो अगर किसी किस्म की गलत किस्म की प्रोटीन बन गई तो हमें किसी बहुत ही बड़ी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये था हमारे पास टॉपिक डीएनए का। अब हम चलते हैं आरएनए की तरफ। बच्चों अब आते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड पे। राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में याद रखिएगा कि ये भी एक न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि ये सिर्फ एक धागे से मिलकर बना है, इसमें कोई दो धागे नहीं है, ये एक ही धागे से मिलकर बना है। इसके अंदर आमतौर पे हमने देखा है कि राइबोस शुगर होती है। ऊपर जो हम पढ़ कर आए थे उसमें राइबोस तो होती है, लेकिन वो असल में डीऑक्सी राइबोस होती है। इसके अंदर खास तौर पे राइबोस शुगर जो है वो पाई जाती है। तो इसके अंदर राइबोस शुगर जो है वो पाई जाती है। डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सी राइबोस शुगर। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। अब आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई दो धागे नहीं है, तो बेस पेयरिंग वाला इसके अंदर कोई मामला नहीं होगा। अलबत्ता ये भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा और इसके न्यूक्लियोटाइड्स को हम नाम देते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स।
और इसके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी उन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर बने हैं, सेंटर में शुगर और उसके बाद एक तरफ फॉस्फेट और एक तरफ बेस। इसकी बेस थोड़ी सी फर्क होता है डीएनए के मुकाबले में। अब अगर हम आरएनए की बात करें अजीज तलबा तालिबात, तो याद रखिएगा आरएनए जो है ना, ये एक मैसेंजर के तौर पे काम करता है। ये एक मैसेंजर के तौर पे काम करता है। इसका काम होता है सिर्फ मैसेज एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना। वो मैसेज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। डीएनए है, डीएनए से मैसेज जाता है आरएनए को किस चीज़ का, कि आप प्रोटीन बनाएं। तो डीएनए जितनी भी हदायत देता है वो सारी की सारी आरएनए को मुंतकिल हो जाती है। अब आरएनए क्या करता है, आरएनए आगे से क्या बना देता है, प्रोटीन्स। इसमें जो भी इसको एक पैगाम डीएनए से मिला, ये उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। इसीलिए याद रखिएगा डीएनए से जो पैगाम आता है ना, हम उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। डीएनए से जितने भी मैसेजेस और जितना भी मालूमात आरएनए तक आती हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनाई जाती हैं तो इसको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। अजीज तलबा तालिबात, आप समझ सकते हैं कि इसको ट्रांसलेशन का नाम क्यों दिया है। इसीलिए दिया है क्योंकि आरएनए उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं ला सकता। तो साबित हुआ कि आरएनए जो है वो एक मैसेंजर के तौर पे काम करता है। उसका काम है डीएनए से आने वाली मालूमात को नज़र में रखते हुए सिर्फ उसी मालूमात के मुताबिक आगे से क्या बना देना, प्रोटीन बना देना। तो ये टॉपिक था हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स का, डीएनए और आरएनए का। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को इस लेक्चर की समझ लग चुकी होगी। जी, तो बच्चों ये था टॉपिक जिसमें हमने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, बिलखसूस डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को टॉपिक की समझ आ चुकी है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।